हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग इस क्लास में परंपरा का मूल्यांकन हिंदी पाठ 7 का ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये परंपरा का मूल्यांकन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो VVI जो आपके परीक्षा में पूछने वाला है, ये प्रश्न आज हम लोग जानेंगे। इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, अर्थात परंपरा का मूल्यांकन किनके द्वारा जो है यह लिखा गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा, रामविलास शर्मा। आंसर क्या होगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है जो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किसके, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है। अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, 4, 5, 6, 7। इसका क्या होगा, 7। तार सप्तक में देखिए नाम से ही है तार सप्तक, तो इसमें कितने हैं, 7 है। हमारा सही जवाब क्या होगा, 7 होगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ए का हमारा सही जवाब होगा। नहीं, अगला प्रश्न है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था के लिए आवश्यक है। किस व्यवस्था के लिए आवश्यक है, तो ये समाजवादी व्यवस्था के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, समाजवादी व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या है, रामविलास शर्मा ने BA कब किया। रामविलास शर्मा ने BA कब किया, बताइए। रामविलास शर्मा ने BA कब किया था, 1932 ईस्वी में। कब किए थे, 1932 ईस्वी में। ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन, जड़, परतंत्र और स्वाधीन। तो क्या होगा, ये स्वाधीन होता है। डी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। बायरन किस भाषा के कवि हैं। बायरन किस भाषा के कवि हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। किस भाषा के हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा के हैं। किसके हैं, अंग्रेजी भाषा के। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, साहित्य के विकास प्रक्रिया में किस तरह साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। बताइए किसके तरह, तो समाज की तरह। किसके तरह होती है, समाज की तरह। ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किनकी है, तो रामविलास शर्मा का। किनका है बाबू, रामविलास शर्मा का। बहुत अच्छा। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। किस प्रकार की विधा है या किस प्रकार की रचना है, ऐसे भी पूछता है। तो ये क्या होगा, निबंध होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। बताइए क्या होगा,
तो निराला की साहित्य रचना 3 खंडों में प्रकाशित है। क्या होगा सही जवाब? 3 खंडों में। नहीं, ये बिहार बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को पुनः एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा परिषद। तो क्या होगा? KM हिंदी संस्थान। क्या होगा? KM हिंदी संस्थान। ठीक है। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? ये D नंबर का हमारा सही जवाब होगा, रामविलास शर्मा का। किनकी रचना है? रामविलास शर्मा का। ठीक है। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। A नंबर का सही जवाब होगा। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेलन, मारिया रिल्के। क्या होगा? तो वर्जिल होगा। A नंबर का हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941, 1943। कब किया था? 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में किया था। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा जी ने BA किस विश्वविद्यालय में किया? रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय में किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे BA? लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किए? किस विभाग में? अंग्रेजी विभाग में। नहीं, D नंबर का हमारा सही जवाब होगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना नहीं के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? साहित्य साधना के कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है। निराला की साहित्य साधना नहीं, इससे पहले भी ये बताए हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। नहीं, अगला क्या है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। क्या होगा? स्वाधीन। क्या होगा? स्वाधीन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, साहित्य के निर्माण में साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की या पूंजीपतियों मनुष्यों की? किसका होगा बाबू? जवाब दीजिए सही से। तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। किसका होगा? प्रतिभाशाली मनुष्यों का। नहीं, किसका होगा? प्रतिभाशाली मनुष्यों का। A नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? अविच्छिन्न का अटूट। B नंबर का सही जवाब होगा। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसका सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया? कौन सा ऐसा देश? तो एथेंस। नहीं, D नंबर का हमारा सही जवाब होगा। आदि मानव का अर्थ है क्या? अति प्राचीन। क्या होगा? अति प्राचीन। क्या होगा? आदि मानव का अति प्राचीन। B नंबर का सही। किस वर्ष
की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। क्वेश्चन क्या है देखिए, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में, तो कब हुआ था? 1917 की रूसी क्रांति में, है ना। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता है? वर्ग युद्ध नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? वर्ग युद्ध नहीं हो सकता है। और इस ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन क्या है? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था? भारत सरकार को, राज्य सरकार को, बेरोजगारों को, गरीबों को? किसको दिया था? है तो भारत सरकार को दिया था। किनको दे दिया था? भारत सरकार को। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। नहीं तो अब हम लोग इससे संबंधित जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 अंक स्तर का जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यह सब VVI एकदम VVI क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्या है? पहला है साहित्य सापेक्ष के रूप से स्वाधीन क्यों होता है? साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन इसीलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं। इसीलिए यह स्वाधीन सापेक्ष होता है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए? है ना। तो क्या इसका जवाब होगा? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कि कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, जा सके, है ना। अगला प्रश्न क्या है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो जो लोग साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचकों का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर एक नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? और इस प्रसंग में लेखक के विचार पर प्रकाश डालें, या लेखक ने अपना क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जो साहित्य का कौन सा पक्ष, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साहित्य का कौन सा पक्ष अस्थाई अपेक्षाकृत अस्थाई होता है? तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। आ रहा समझ में? जी सर, बहुत अच्छा। बहुराष्ट्रीय, अगला प्रश्न है,
बहुराष्ट्रीय की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? क्या है? बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? जवाब क्या होगा इसका? आंसर इसका ये होगा, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न क्या है? राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी क्यों होता है? राजनीतिक मूल्यों से साहित्य का मूल्य अधिक अस्थायी क्यों होता है? लेखक रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टैटिनस द्वारा लैटिन कवि वर्जिल के द्वारा रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगें हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है? भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? क्या लिखेंगे आंसर में? भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश में कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला असर इतिहास रहा है। समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया है। इस तरह से प्यारे बच्चे, आज हम लोग साहित्य ये परंपरा का मूल्यांकन पाठ का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न को देखे हैं। निश्चित ही आप लोग इसे ठीक कर लेंगे ताकि आपका सपना जो है वह साकार हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर का आशीर्वाद। अभी तक जो इस चैनल को कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपने सबका परिवार भी बढ़े। इसी के साथ पुनः आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं नहीं, और क्लास की समाप्ति यही होती है। जय